नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद आज से शुरू हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि हर साल की तरह इस बार भी खरीफ विपणन सीजन 2022-23 के खरीद कार्यों का निर्बाध और परेशानी मुक्त संचालन सुनिश्चित किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सरकारी खरीद एजेंसियों के अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खरीफ फसलों की खरीद आज से होगी और इसलिए उचित परिवहन सुविधाओं के साथ मॉइस्चराइजर मीटर, तौल तराजू, समय पर उठान, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और मंडी के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि खरीद आरंभ होने से एक सप्ताह पूर्व हुई बेमौसम बारिश से उन किसानों को परेशानी हो रही है जो अपनी फसल पहले ही मंडियों में ला चुके हैं। इसलिए संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि खरीद से पहले ऐसी फसलें पूरी तरह से सूखी हों। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि खरीद के लिए लाई गई फसल में नमी की मात्रा निर्धारित 17% के भीतर हो। उन्होंने निर्देश दिए कि नमी मीटरों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और पुराने मीटरों को भी डिजिटल मीटर से बदला जाना चाहिए। अधिकांश मंडियों में डिजिटल नमी मीटर लगाए गए हैं, लेकिन किसानों की संतुष्टि के लिए मैनुअल मीटर भी रखे जाने चाहिए। किसानों की संतुष्टि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रशासनिक सचिवों के अलावा जिला उपायुक्त भी नियमित रूप से मंडियों का दौरा कर परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करें। किसानों की शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाए। मिल मालिकों के साथ बैठक कर धान का वितरण पारदर्शी तरीके से किया जाए। खरीद का दैनिक डाटा भी अपडेट किया जाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि फसल स्टॉक की निकासी भी नियमित आधार पर की जाए। इसके लिए उपायुक्त मंडियों का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को अपनी फसल लाने का समय भी समय पर सुनिश्चित किया जाए और हर मंडी में फसल उठान की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। मंडियों में भीड़ भाड़ से बचने के लिए प्रत्येक मंडियों के पास अतिरिक्त खरीद केंद्र भी स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों, विपणन बोर्ड, मिल मालिकों, आढ़तियों व मंडियों के लिए अलग अलग एसओपी भी तैयार की जाए और इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पोस्टर भी मंडियों में वितरित किए जाने चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खरीद व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों को व्यक्तिगत रूप से मंडियों का दौरा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंडियों में आने वाले किसानों को कोई समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दिन से ही बाजरे की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। किसानों को एमएसपी और नीलामी दरों के बीच का अंतर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक किसान को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए प्रत्येक संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान 72 घंटों के भीतर हो जाए। आई फॉर्म के अनुमोदन से 72 घंटों के भीतर भुगतान ऑनलाइन होना चाहिए। इस सीजन के लिए सरकार का लक्ष्य लगभग 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करना है। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इस सीजन के लिए सरकार का लक्ष्य लगभग 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करना है। खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। धान सामान्य के लिए 2040 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए के लिए 2060 रुपए प्रति क्विंटल और बाजरा के लिए 2350 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया गया है। विपणन सत्र 2022-23 के दौरान धान, बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और उड़द आदि फसलों की खरीद की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों की सुविधा के लिए ई खरीद हरियाणा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया और यह द्विभाषी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इससे किसानों को पंजीकृत फसलों की संख्या, गेट पास और खरीद के लिए लाई जा सकने वाली फसल की मात्रा के बारे में वास्तविक जानकारी मिलेगी है। और कोई भी किसान मेरी फसल मेरे ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर दर्ज करके ये विवरण प्राप्त कर सकता है। इस ऐप पर किसान अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से किसान तुरंत कहीं भी कभी भी जे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और किसानों की मदद के लिए एक टोल फ्री नंबर भी साझा किया गया है। ऐप में जिला विशिष्ट सूचनाएं भेजने की सुविधा भी दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भगवान की देन से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां मानव जीवन संभव है और यहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन चक्र चलता आ रहा है।
जीवन भर संकट और चुनौतियां आती जाती रहती हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण आज मानवता के लिए चुनौती बन गया है। अब हमें पर्यावरण को सर्कुलर इकोनॉमी मानकर योजनाएं बनानी होंगी और इसके लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन नियम के साथ साथ अन्य विभागों को भी मिलकर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री पंचकुला में आयोजित जिला पर्यावरण योजना के क्रियान्वयन के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे और समारोह में राष्ट्रीय हरित अधिकारी यानी एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान जब पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा था तो भी हम बेहतर योजनाओं व इच्छा शक्ति से कार्य कर इस चुनौती से लड़े हैं और आज कई वन्य प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। विलुप्त वन्य प्राणियों की प्रजातियों को बचाना व जल संरक्षण समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब देश में खाद्यान्नों का संकट आया था तो उस समय हरित क्रांति का आह्वान किया गया और आज हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं बने बल्कि दूसरे देशों को भी अनाज निर्यात करने लगे हैं। परंतु उस दौर में खाद्यान्न की गुणवत्ता को भूलकर रासायनिक खादों का उपयोग कर अधिक मात्रा में उत्पादन करने पर जोर दिया और इससे भूमि की उर्वरक शक्ति में भी कमी आई। आज इस समस्या से निपटने के लिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की अवधारणा को अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को विरासत में भूजल मिले और इसके लिए हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना लागू की गई है। धान की जगह कम पानी से तैयार होने वाली अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज पीने के पानी को बचाना भी चुनौती बनता जा रहा है। अब एसटीपी के उपचारित पानी का पुनः उपयोग हो इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। अब घरों में विशेषकर शहरों में पीने के पानी व अन्य जरूरतों के लिए उपचारित पानी के लिए अलग उपयोग हेतु अलग अलग पाइपलाइन की व्यवस्था करनी होगी। योजनाएं बनाने से पहले पुनः उपयोग किस प्रकार से हो इसके लिए पहले विचार करना होगा। सीएम ने कहा कि नई तकनीकी के अनुरूप योजनाएं बनानी होंगी। जितना खर्च आवश्यक है उतना ही करना चाहिए। हर छोटे शहर में ई वेस्ट ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के संयंत्र लगाने होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 18,000 तालाब हैं जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 8,000 ओवरफ्लो तालाब हैं और ऐसे तालाबों के पानी को उपचारित कर सिंचाई के लिए इसका उपयोग हो इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तालाब के निकट के क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई के लिए तालाब के उपचारित पानी का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा और इसके लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग और मिकाडा मिलकर खाका तैयार कर रहे हैं। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की पहल की है। उनकी यह पहल देश को एक नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि जिला पर्यावरण योजना संविधान के प्रावधानों में है और पंचायत से लेकर देश के हर जनप्रतिनिधि को इसके क्रियान्वयन में सहयोग करना है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि आज सीएम मनोहर लाल की भावनात्मक रूप से कार्य करने और समस्याओं का अस्थायी हल निकालने के लिए योजनाएं तैयार करने की जो छवि बनी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आने के बाद हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जितना काम हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। राज्य में इससे पहले कभी भी तीव्र गति से ना तो योजनाएं बने और न ही जमीनी स्तर पर तेजी से लागू हो पाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर कचरा प्रबंधन व पर्यावरण संरक्षण की सोच एक ऐतिहासिक पहल है। पीने का पानी को सुरक्षित करने की पहल भी शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने सोची है और इसके लिए पीने के पानी व अन्य उपयोग के लिए उपचारित पानी के अलग अलग पाइपलाइन बिछाने की जो बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कही है वह अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार व समाज दोनों को मिलकर चलना होगा और पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। ये पर्यावरण प्रदूषण भी उतना ही बड़ा संकट है जितना एक न्यूक्लियर संकट है, जितना एक महामारी संकट है, क्योंकि इस पर्यावरण के प्रदूषित होने के बाद अल्टीमेटली महामारियों से ही घिर जाएंगे हम। क्योंकि प्रदूषण व्यक्ति के, मनुष्य के खान पान पर असर करता है, श्वास क्रिया पर असर करता है। तो ये बहुत बड़ा संकट है जिसके प्रति हमको सचेत होना होगा। एनजीओ को भी आगे आना पड़ेगा, कुछ एक्सपर्ट्स को आगे आना पड़ेगा, सरकारों को आगे आना होगा और उसका एक विधि विधान तय करना होगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। सरकारी विभाग भी कोई एक विभाग के काम ये जब नहीं हो सकता। हम सब जब तक इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर, चाहे वो पर्यावरण विभाग है, चाहे वो एमसी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, चाहे ग्राम विकास विभाग है, चाहे हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, चाहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे हमारी नई जो हम अथॉरिटीज़ बना रहे हैं, नए नए संगठन, अभी हमारा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, सेंटर का भी है, स्टेट का भी है। हमें अपेक्षा है कि हमको
सीधे रास्ते पर रखने के लिए एनजीटी समय समय पर हमको गाइड भी करते रहे। टारगेट है प्रदूषण संरक्षण। आपके नेतृत्व में हरियाणा में जो काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। शायद इससे पहले, आपके आने से पहले, शायद हरियाणा में इस प्रकार का पर्यावरण के ऊपर काम शायद नहीं हुआ है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।